अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। सीनियर साफ़ी नदीम मलिक साहब को दिए गए एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, उस पर बात करूँगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में चीन क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है, चीन क्यों गारंटियाँ मांग रहा है मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि यही आर्मी चीफ रहना चाहिए, इस पे बात करूँगा। उसके बाद मलक रियाज का मुस्तकबल क्या है, इस पे बात करूँगा। इमरान खान का मुस्तकबल क्या है, इस पे बात करूँगा। और पीटीआई का मुस्तकबल क्या है, इस पे बात करूँगा। तो देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह की करम नवाजी से अब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। सबसे पहले बस आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। हम सब पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप हक और सच सुनना और देखना चाहते हैं, आप सब का चैनल है। मैं मशकूर हूँ, दुआ गो हूँ आप सब के लिए कि आप सब मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरे व्लॉग को देखते हैं, आगे ग्रुपों में शेयर भी कर देते हैं। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, आमीन। तो देखें, कोशिश किया करें चैनल को स्किप ना वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्रॉपर तरीके के साथ, वरना कंप्यूटर डिलीट कर देता है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। इस तरीके से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, इमरान खान की हुकूमत में चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं की है तो वो पाकिस्तान में की है। तो देखें, अगर हम 4-5 लाख कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या 10 लाख करते हैं तो पहले पूरी तहकीक करते हैं कि ये अदारा कैसा है, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज है या नहीं है। पहले पूरी तसल्ली करते हैं, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक मुल्क जो खरबों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि इमरान खान के दौर में पीटीआई की हुकूमत में 4 साल तक सी पैक को रोके रखा गया है। इसमें वो भी शामिल था जो वो जनरल जो भाग गया है मुल्क से, वो जिसने पिज़्ज़े के वहाँ पे जाके फ्रेंचाइज ले लिया है, अमेरिका का एजेंट था, अमेरिका के ही कहने पे उसने ये सब किया था और इमरान की सपोर्ट के साथ किया था, क्योंकि ये भी यहूदियों का ही एजेंट है, ये भी आलमी ताकतों का ही एजेंट है, ये उन्हीं से फंडिंग इसको भी होती है। तो इन्होंने 4 साल तक हुकूमत में सी पैक को रोके रखा। सी पैक को छोड़ दे, चाइना का बॉर्डर तक सील कर दिया। चाइना से कोई चीज़ नहीं आ रही थी, इंडिया से तिजारत हो रही थी, इंडिया से धड़ाधड़ माल आ रहा था, इंडिया को सब्जियां तक इंडिया से आ रही थी।
تو اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ چائنا نے اتنی گارنٹی مانگی ہے کہ بھائی آرمی چیف یہی جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے یہی رہنا چاہیے، کیونکہ اصل اختیارات تو آرمی کے پاس ہی ہوتے ہیں، بھلا سب کہیں نا، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اصل اختیارات آرمی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو باجوہ اگر چاہتا تو سی پیک کو کھلوا سکتا تھا، لیکن اب مگر باجوہ نے بھی نئی کوشش کی، بلکہ اس جنرل کو سی پیک کی نگرانی پہ لگا دیا، اور اس نے وہ تمام فائلیں اٹھا کے آئی ایم ایف کو سپرد کر دی عمران کی گورنمنٹ نے، کہ جو سیکرٹ رکھنے کو چائنا نے کہا تھا۔ تو اب آئی ایم ایف کے پاس گئی تو سمجھو یہودی لابی کے پاس چلی گئی، اس طریقے سے چائنا کو ناراض کیا گیا تھا۔ تو اب چائنا چاہتا ہے کہ آرمی چیف یہی رہے، کب تک؟ جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ اور میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی سینئر صحافی ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ آرمی چیف 5 سالہ مدت پوری کرے گا، اس کے بعد 5 سال اس کو مزید ایکسٹینشن مل جائے گی، ٹوٹل 10 سال تک آرمی چیف کہیں نہیں جا رہا ہے، آرمی چیف بھی یہی رہے گا۔ اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ 2029 تک انشاءاللہ یہی چلتا رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد چائنا سمیت پوری دنیا کی طاقتیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اب بھکاری نہیں رہا ہے، پاکستان ایک مضبوط اور اپنے قدموں پہ کھڑا خود مختار ملک بن گیا ہے۔ اور پاکستان کا جو آرمی چیف ہے الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اور نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے۔ اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، مہنگائی تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ یہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی نا تو جتنے سیلاب آئے ہوئے ہیں وہ ان سے ہی نپٹ نہیں پاتے، موجودہ گورنمنٹ نے سیلابوں سے نپٹے ہیں۔ اچھا ایک میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی غلیظ گندی نسل کہاں کہاں پہ وہ کر رہی ہے۔ ان کی ایک یوتھن لاہور میں جو علیم خان کے انٹرویو میں ٹی وی پہ آ کے علیم خان کو برا بھلا کہہ رہی تھی میرا 7 کروڑ کا بنگلہ بہ گیا ہے، مجھے ارجانہ ادا کرے علیم خان۔ تو بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چل گیا کہ وہ گندی غلیظ یوتھن کوٹھا چلا رہی تھی، وہاں پہ رینٹ پہ گھر لے کے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور چکلا چلا رہی تھی۔ یہ سب چکلے کی عورتیں ہیں، گھریلو عورت ان میں کوئی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، 100% کنفرم کر کے بتا رہا ہوں، ایک بھی عورت پوری پی ٹی آئی میں گھریلو نہیں ہے، سب کی سب رنڈیاں ہیں، کوٹھے پہ بیٹھنے والی ہیں۔ تو جیسا لیڈر عیاش لیڈر آرام کی بچی پیدا کر کے اس کو اپنا نام تک نہیں دے رہا، بھائی اس بچی کا کیا قصور؟ اسی طرح نہ اس نے کوئی خسرا چھوڑا ہے، نہ کوئی مرد چھوڑا ہے، نہ کوئی عورت چھوڑی ہے۔ ان پی ٹی آئی والوں کی تو مائیں بہنیں سب اس نے ایک کر کے رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں تیزی سے سی پیک پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور نہ صرف کام شروع ہو گیا ہے بلکہ کارخانے فیکٹریاں بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ سی پیک کے تحت 26,000 کارخانہ چائنا پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اور 40,000 کارخانہ روس پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔
ये बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि रूस कहता है कि मैं अगर वहाँ से तजारत करता हूँ ना, उसको समुद्र चाहिए था, इसके लिए उसने अपनी आधी फौज अफगानिस्तान में मरवा दी थी। अब गवादर का समुद्र उसको मिल रहा है, तो वो कहता है कि मैं वहाँ से अगर बना के लाऊं तो मुझे अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता है, तो मेरी अफगानियों के साथ बनती नहीं है, उनके साथ किसी की भी नहीं बनती है। पाकिस्तान ने उनको 40 साल 45 साल संभाले रखा, सीने के साथ लगाए रखा, पाकिस्तान के नहीं बन सके तो और किसके बनेंगे। तो अब देखें किस तरीके से वहाँ पे 40,000 कारखाना वो जब आ जाएगा, 26,000 चाइना काफ़ी लगा चुका हुआ है, तकरीबन 2,000 के करीब कारखाने लग चुके हैं, बाकी तेज़ी के साथ लग रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज देख ले कहाँ पहुँच गया है, तेज़ी के साथ काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह काला बाग समेत 8 डैम मज़ीद बनेंगे, बल्कि 8 से भी ज़्यादा बनेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को अगर सैलाबों से बचना है तो 20 डैम पाकिस्तान को चाहिए होंगे। सिंध के अंदर भी चाहिए, केपीके के अंदर भी चाहिए, पंजाब के अंदर भी चाहिए, हर सूबे में के और बलूचिस्तान के अंदर भी चाहिए। चारों सूबों के अंदर डैम बनेंगे तो तब जाके हम सैलाबों से बच सकेंगे। हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमारा ही बाजू कट के अलग हुआ है, बांग्लादेश बना, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सैलाब आते थे। आप देख लें वहाँ पे वो उनकी नई नस्ल भूल ही गई है कि सैलाब किस बला का नाम है, क्या है कि डैम बनाए हैं। ये सिंध के जो अपने आप को हक परस्त कहते हैं ना, यकीन जानिए ये वो गंदी नस्ल के कीड़े हैं जो हक परस्त के नाम पे इंडिया से फंड लेके खाते हैं, और मुल्क के सबसे बड़े गद्दार ये हैं। और जो केपीके में मुखालफत करते हैं ये भी इंडिया से फंडिंग लेके खाते हैं, और ये भी सबसे बड़े गद्दार है। इस वक्त डेमो का जो भी मुखालफ होगा ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, वो मुल्क की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी होगी। और अब अवाम को सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी किस मौजू पे आके मुल्क की वफादार है या मुल्क के खिलाफ है। तो आने वाले सेटअप में आर्मी चीफ तो कन्फर्म है कि 10 साल तक यही रहेगा। मौजूदा सेटअप भी 5 साल पूरे करेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में छा गए हुए, जैसे क्राइसिस से मुल्क को निकाला, कहाँ मुल्क दिवालिया होने के करीब था, कहाँ तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। और उसके बाद अब आप देखें कि इमरान खान का मुस्तकबल मुझे जो नज़र आ रहा है, जो अतलात आ रही हैं, उसके मुताबिक कोई चांस नहीं है दूर दूर तक उसको बाहर आने का। कौम यूथड़ों को ये झूठ बोल बोल के विला कर कर के पैसा डॉलर कमा रहे हैं। इमरान रियाज जैसे गद्दार, वो शहबाज गिल जैसे गद्दार, आदिल राजा जैसे गद्दार, ये इनको बेवकूफ़ बना बना के तो डॉलर कमा रहे हैं। दूर दूर तक उसका बाहर आने का कोई चांस नहीं है। कम अज़ कम जब तक मौजूदा आर्मी चीफ है इसका कोई चांस नहीं है, या मौजूदा हुकूमत है इसका दूर दूर तक कोई चांस नहीं है बाहर आने का। तो अब हुकूमत जिस तेज़ी के साथ तरक्याती काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी पार्टी को एक भी वोट पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में, जो 2029 में होंगे इंशाल्लाह। तो अब आप देखें कि मलक रियाज, उसके बाद मलक रियाज पे आ जाए। मलक रियाज का मुस्तकबल भी तारीकी नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो आपस बिकने पे तैयार हो रहा है। पहले उसने पैसों की ऑफर की, कई खरबों डॉलर की, खरबों रुपए की, जब उसमें नहीं कामयाब हुआ अमेरिका, मलक रियाज, ये सब एक ही चट्टा बट्टे हैं, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। तो उसके बाद फिर मलक रियाज ने 3,000 कनाल ज़मीन की ऑफर की कि ये मैं फौजियों की बेवाओं को देना चाहता हूँ, आर्मी चीफ मुझसे मुलाकात करें और मैं उनको ये ज़मीन उनके हैंड ओवर करूँ। उसमें भी उसको सख्ती के साथ मना कर दिया गया है। तो अब उसका भी मुस्तकबल मुझे अंधेरे में ही नज़र आ रहा है, कोई चांस दूर दूर तक नहीं है।
تو ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا، ملک کے غدار اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تیزی کے ساتھ صفایا ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے والوں کا، اور انشاءاللہ جو بلوچ غدار ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کل کے ولاگ کے لیے، اور جو ولاگ میرا لیٹ ہوا ہے اس کے لیے معذرت کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بہت سخت بیمار تھا، اس وجہ سے نہیں بنا سکا تھا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔